हेलो, नमस्कार। आप सभी का नमस्ते। बहुत-बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 में। It's a privilege to welcome Ambassador Veena Sikri ji, former High Commissioner of India to Bangladesh, a distinguished English Indian Foreign Service officer with more than 40 years of diplomatic service. She has held several important assignments representing India around the world and is widely respected for her deep understanding of India's foreign policy and India-Bangladesh relations. Ma'am, thank you for joining us today. It's a Thank you. pleasure to Thank you have for you with inviting me. us. Thank you. Yeah. Ma'am, my first question is Bangladesh Law Minister M. Asad Uzzaman has recently said that Sheikh Hasina will be arrested the moment she returns, even before she can surrender in the court. Why is Hasina choosing such a high risk political move? आई थिंक सबसे पहले ये बात है कि जो शेख हसीना के साथ हुआ है, व्हाट हैपेंड टू हर फॉर द लास्ट 2 इयर्स, ये तो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अगर हम जी, समझें कि जो आउस्टर शेख हसीना का हुआ अगस्त 5, 2024 को, इट वाज नॉट अ स्टूडेंट अपराइजिंग। इट वाज नॉट, ये सबसे पहली वाली बात है। इट वाज नॉट जेन ज़ी और एनीथिंग लाइक जेन ज़ी, बिकॉज़ दैट वाज जस्ट द कवर, दैट वाज अ फेक एक्सक्यूज। इट वाज अ मेटिकुलसली डिजाइन्ड कू अगेंस्ट शेख हसीना। और ये शब्द जो मैंने कहा है, मेटिकुलसली डिजाइन, वाज एक्चुअली यूज्ड बाय मोहम्मद यूनुस हिमसेल्फ व्हेन ही स्पोक इन न्यूयॉर्क इन सितंबर 2024। एंड उसने खुद कहा कि ये तो हमने, ये बहुत उन्होंने मास्टरमाइंड जो है, जिन्होंने मेटिकुलसली डिजाइन किया था, उनको इंट्रोड्यूस किया। और वो जो है मास्टरमाइंड, जो आलम, मिस्टर महफूज आलम है, ही इज एक्चुअली नोन एज अ मेंबर ऑफ हिजबुत तहरीर। सो we have to also understand the second point कि जिन्होंने प्लान किया, the western powers, the external powers, all who were against Sheikh Hasina were the ones who lost in 1971। 1971 में लूजिंग पावर्स आप देखिए, पाकिस्तान, यूएसए, चाइना, सब वो इकट्ठे मिलके उन्होंने कई बार कोशिश की पिछले 55 सालों में, लेकिन इस बार उनकी कामयाबी नहीं हुई। और जो शेख हसीना को आउस्टेड किया, उसके बाद जी, तो आके भारत में रह रही हैं तब से, लेकिन बांग्लादेश में फॉर द लास्ट 2 इयर्स देयर हैज बीन कंप्लीट एनार्की। सबसे पहले तो 18 महीने के लिए जमात इस्लामी वाज फुली इन चार्ज। और जमात इस्लामी ही एक ऐसी संस्था है, रेडिकल इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो पाकिस्तान के लिए, वेस्टर्न पावर्स के लिए हमेशा उनका कांटेक्ट पॉइंट बांग्लादेश में, ईस्ट पाकिस्तान में हमेशा जमात इस्लामी रहा है। और जमात इस्लामी in 1971 was at the forefront of opposing the liberation war, of wanting the Pakistan administration to continue, of helping the Pakistan administration in suppressing the people of East Pakistan. The killing, the rapes, the murders, the attacks on minorities, सब ये जमात इस्लामी ने ही किया था। और ये जमात इस्लामी 18 महीने पूरे शासन में वही थे। मोहम्मद यूनुस थे उनके लिए एक स्पोक्समैन थे, एक फ्रंट पर्सन थे। चीफ इंटरिम एडवाइजर का रोल तो उनके पास था, मोहम्मद यूनुस के पास था, लेकिन वो एक एडवाइजर थे। और ये 1.5 सालों में, इलेक्शन तो फरवरी में हुए हैं, अब तो 2 साल 6 महीने हो गए हैं इलेक्शन को, बट 1.5 साल जो अवामी जमात इस्लामी का शासन रहा, उन्होंने पूरी कोशिश की कि प्री 1971 सिचुएशन को वापस ले आए, पाकिस्तान को वापस ले आए। सारे जो रिस्ट्रिक्शंस थे पाकिस्तान पे, वीजा रिस्ट्रिक्शन, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, स्कॉलरशिप रिस्ट्रिक्शन, इंस्पेक्शन ऑफ कार्गो, सब हटा दिए गए। तो पाकिस्तान हैज नाउ ट्राइंग टू एम्बेड इटसेल्फ विद द बांग्लादेश आर्मी। और बाकी सारे जो हैं, ऑल द टेररिस्ट हु वर इन जेल, हिजबुत तहरीर, others were all released. They had the ones responsible for all the terrorist attacks within Bangladesh, they were released. And other terrorists, Jamaat-ud-Dawa, Lashkar-e-Taiba, all of them have been coming, and there's been, in fact, in the last few weeks, black flag demonstration. जो सारे इन संस्थाओं की फ्लैग्स हैं, काले रंग की फ्लैग्स हैं, उनको लहराया जा रहा है बांग्लादेश में हर एक तरफ पे। कहते हैं कि 15 लाख फ्लैग्स मंगाए गए थे और वो हुए। तो इससे ये एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि बांग्लादेश में एक खलीफा बन जाए। Bangladesh will become a caliphate. There will be an Islamic rule in Bangladesh. This is the objective. और ये जमात इस्लामी का ऑब्जेक्टिव हमेशा से रहा है। लेकिन इलेक्शन के बाद जो फरवरी में हुए, हमने देखा कि बीएनपी जीत गई।
और काफ़ी अच्छे बहुमत से जीती है। और ये जमात इस्लामी के लिए बहुत सदमा था, बिकॉज़ उनकी पूरी they were sure that they are going to be elected, that they are going to come to power. But at the last, and I can tell you, I think that the biggest group of people that voted for the BNP in February 26 are the women, because the women had been among the greatest sufferers for the last 18 months before the election. They were not allowed to go to work. You know, the Bangladesh women, they're very entrepreneurial, they're very active, dynamic. और रेडीमेड गारमेंट्स फैक्ट्री जो बांग्लादेश के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक्सपोर्ट है, और पूरी दुनिया में चाइना के बाद बांग्लादेश के ही एक्सपोर्ट्स होते हैं रेडीमेड गारमेंट्स के, उसमें लाखों करोड़ों की तादाद में औरतें काम करती हैं। और लेकिन ये सब बिल्कुल उल्टा पुल्टा हो गया, क्योंकि जो जमात इस्लामी ने कोशिश की उसका नतीजा ये हुआ कि बांग्लादेश की इकोनॉमी चकनाचूर हो गई है। और जो पहले शेख हसीना के साथ 6-7% उनकी एनुअल ग्रोथ थी, वो उससे आधी हो गई है। और ये सारे जो रेडीमेड गारमेंट्स की फैक्ट्रीज हैं बंद हो गई हैं, क्योंकि यूनेस ने जो भारत के साथ बड़ा फायदेमंद म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड पैटर्न था, जिससे हमारे जो कॉटन फाइबर, मैन मेड यार्न, ऑल टेक्सटाइल मशीनरी सब भारत से बड़े अच्छे दामों में और सही समय पे जाते थे, ये सब उन्होंने बंद कर दिया। कहा नहीं, आप ये लैंड रूट से नहीं करिए, ये करिए एयर रूट, सी रूट, ये सब बिल्कुल डिले करने की वजह से सब बंद हो गया और औरतें बिल्कुल बेरोजगार हो गई। और उसके अलावा हमने देखा कि जमात इस्लामी ने इस्लामिक रूल जताया कि आप अकेले नहीं जा सकती हैं, आप कहाँ जा रही हैं, आपका एस्कॉर्ट कहाँ है, आप ये टीप नहीं पहन सकती हैं वगैरह। तो औरतों ने अपना दिखाया कि हमें जमात इस्लामी का शासन नहीं चाहिए, और उन्होंने बीएनपी के लिए वोट किया। और इसके साथ अवामी लीग के कुछ लोगों ने बीएनपी के लिए वोट किया, माइनॉरिटीज ने बहुत ज्यादा बीएनपी के लिए वोट किया। लेकिन अब जो तारिक रहमान प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने 6 महीनों में कुछ नहीं किया है। जो जरूर उनके कॉन्टैक्ट इंडियन सरकार के साथ भी थे और उन्होंने अश्योरेंसेस भी दी थी, कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा था कि मैं डेमोक्रेसी रिवाइव कर दूंगा, जो एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए अवामी लीग की पाबंदी लगा गई थी कि वो इलेक्शन में नहीं ले सकते, ये मैं वो हटा दूंगा, कुछ भी नहीं किया। और इकोनॉमी के लिए भी कुछ नहीं किया। इकोनॉमी वैसी की वैसी डामाडोल है, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, और हर तरीके से वहाँ पे मुश्किलें हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि 18 महीने और 6 महीने, इनमें हमने देखा है कि अवामी लीग की रिवाइवल पूरी तरह से हो गई है। और ये कहा जा रहा है कि जो 30-40% अवामी लीग का वोट बैंक था, वो बिल्कुल इंटैक्ट है, वो कहीं नहीं गया है। और इसके अलावा इन एडिशन टू दिस, अ लॉट ऑफ पीपल जो पहले शायद शेख हसीना के खिलाफ होंगे किसी वजह से कि वो बहुत 15 साल तक रही हैं, ये है वो है, हम ये पसंद नहीं है वो पसंद नहीं है, तो उन सब लोगों को अवामी लीग के खिलाफ कुछ नहीं है। वो शेख हसीना के शायद उनके मतलब एंटी इनकम्बेंसी तो बहुत जोरों में था उनके खिलाफ, और लोग ऐसे भी हैं जो उनके खिलाफ बात करते थे, लेकिन वो अवामी लीग के ख्यालात जो है लिबरेशन वो वैल्यूज के हैं, वो उनके खिलाफ नहीं है। तो इसलिए हमने देखा है कि ये जो जमात इस्लामी है और एनसीपी जो स्टूडेंट्स पार्टी बनी थी, नेशनल सिटीजन पार्टी, वो बिल्कुल है तो जमात के ही का ही मिरर इमेज है। वो कोई स्टूडेंट्स की पार्टी है ही नहीं, बल्कि जो स्टूडेंट्स उस वक्त कुछ चंद स्टूडेंट्स आ भी गए थे कि शायद कुछ हमारे लिए इसमें फायदा हो, वो सब चले गए हैं, वो सब छोड़ के चले गए। वो देख रहे हैं इवन लेडी स्टूडेंट्स हु हैड जॉइंड द एनसीपी, वो छोड़ के चले गए हैं, दे एंटी वुमेन, दे डोंट वांट एनी डेवलपमेंट। सो ये सब देखते हुए आई थिंक शेख हसीना ने ये निर्णय लिया है कि वो वापस जाना चाहती हैं। मेरे ख्याल उनकी तरफ से ये बिल्कुल सही निर्णय है। और देखा जाए कि देखिए उनके ये जो एक्सट्रेडिशन का जो है, ये एक बहुत लंबा लीगल प्रोसेस है। ये कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, ये तो अलग प्रोसेस है। जब उन्होंने देखा कि बांग्लादेश में ग्रास रूट लेवल पे सपोर्ट इतनी ज्यादा है उनके लिए, तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं वापस जाऊंगी, और जो है अगर मुझे मरना है मैं वहीं अपने देश में जाके, मुझे जो कुछ भी हो जाए मैं तैयार हूं, लेकिन मैं अब विदेशों में नहीं रहना चाहती। और उनकी इस निर्णय से बांग्लादेश में काफी हलचल मची है, और जो सपोर्टर्स हैं उनके, वो तो बड़े खुश हैं, बड़े गैल्वनाइज हो गए, एंथुसियास्टिक हो गए हैं। लेकिन सरकार की तरफ से बहुत ही मतलब
वो इतने कुछ 1-2 हफ्ते पहले बांग्लादेश अवामी लीग की एनिवर्सरी थी, 77 फाउंडिंग डे, तो सरकार ने बॉर्डर गार्ड, बीजीबी, आर्मी, पुलिस सबको तैनात कर दिया। सबको कहा कि आप जुलाई 30 तक सड़क पे रहिए और बिल्कुल किसी को कुछ भी डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करने दीजिए वगैरह। सो ये जो है मेरा ख्याल ये उनका अपना डिसीजन है, अपना निर्णय है, सही निर्णय है। और जो होम मिनिस्टर जो भी कहें, उन्होंने खुद कहा था कि मैं कोर्ट्स में जाके सरेंडर करूंगी, क्योंकि ये जो खिलाफ डेथ सेंटेंस दी गई है, ये एक फेक ट्रायल है, एक कैंगरू कोर्ट है, क्योंकि इसका कोई अथॉरिटी नहीं है इस कोर्ट की कि वो शेख हसीना को ट्राई करें। और फिर भी अगर ट्राई भी करना है तो उन्होंने उनको अपना डिफेंस लॉयर दे देना था, वो नहीं दिया। किसी एक व्यक्ति को नॉमिनेट कर दिया, उसने कुछ नहीं किया, वो बिल्कुल बैठा रहा और ये जो है डेथ सेंटेंस उनको दी गई है। तो ये सब चीज़ें जो है बिल्कुल एक बहुत बड़ी बात है कि डेमोक्रेसी जो अवाम बांग्लादेश की दिखा रही है, वो ये दिखा रही है कि वो डेमोक्रेसी चाहते हैं, वो जेन्युइन डेमोक्रेसी चाहते हैं। और उन्होंने इसलिए, मतलब अगर वो तब लोग कह रहे थे कि देखो 15 साल हैं, ये क्यों ऐसे हैं, ये इलेक्शन ये अलाउ कर रही हैं और ये है वो है, तो वो मतलब इन एक तरह से नाराजगी थी, वो बिल्कुल उनका उल्टा पड़ गया है। क्योंकि जो चीजें वो शेख हसीना को अक्यूज करते थे कि वो ये कर रही हैं अपने 15 सालों में, वही चीजें इन लोगों ने अपने 18 महीनों में किया है। वही बिल्कुल वही, कोई बिल्कुल। और जो इलेक्शन भी है बिल्कुल कोई फ्री एंड फेयर नहीं माना जाता। कहते हैं कि इसमें भी शायद 10-15% से ज्यादा लोग आए ही नहीं थे। तो ये सब चीजें हैं और लोग वहां के बिल्कुल निराश हो गए हैं। कहते हैं कि हम अपनी जेन्युइन डेमोक्रेसी चाहते हैं और कहते हैं कि ठीक है, ये पार्टी को डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी को बैन करना, इसका क्या मतलब है? अगर पार्टी अनपॉपुलर, उनको वोट नहीं मिलेगी, वो हार जाएंगे इलेक्शन में, क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन करिए, जो भी पार्टी जीतता है हम उनके साथ खुश है। और अब ये हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि ये उनका निर्णय काफी फर्म है और शायद वो जाएंगी ही। मैम, अगर हसीना जी वापस जाती हैं और वो जा रही हैं जैसे उन्होंने कहा है, और वो वहाँ अरेस्ट होती हैं, तो हाउ शुड इंडिया रिएक्ट एंड व्हाट कुड बी द रिएक्शन ऑफ इंडिया? मतलब क्या रिएक्शन हो सकते हैं उसमें? मेरे ख्याल में जरूर आपकी बात सही है कि वो जाएंगी तो अरेस्ट हो जाएंगी, उनको अंदर जाने ही नहीं देंगी। पहले पहले तो आप देखिए, उनको तो एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट भी चाहिए, तो उनको बांग्लादेश हाई कमीशन जाना पड़ेगा एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट देने के लिए। उनके या उनके कोई रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे, ट्रैवल डॉक्यूमेंट उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसे वो जाएंगी, ये सब बहुत एक प्लान करने वाली चीज है। और मैं तो ये कहूंगी कि ये एक मौका है रेकन्सिलिएशन का, सुलह करने का। और मैं मेरे तो ये कहूंगी, पता नहीं सरकार अपने तरफ से क्या सोचते होंगे, मुझे तो इस बारे में पता नहीं है, लेकिन मेरी राय तो ये होगी कि वी शुड कॉल फॉर रेकन्सिलिएशन, that this is the moment for reconciliation, that Sheikh Hasina wants to go back. She's expressed her desire to go back. She's expressed her readiness to face the courts of law. So let us have a reconciliation. Let her go back. Let her face the courts of law. Whatever the courts of law decide is fine. We should have democracy reintroduced into Bangladesh. Let the Awami League be allowed to, take part in the elections, लॉन्च इट्स पॉलिटिकल एक्टिविटीज वंस अगेन। हालांकि तारिक रहमान ने कुछ कहा है कि हाँ, ये जो लोकल इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें कोई भी ले जाए, उसमें तो कोई पॉलिटिकल पार्टी का नाम होता नहीं है। लेकिन ये सही बात नहीं है, क्योंकि एक बार अगर एक पूरा जैसे 30-40% ऑफ द पीपल आर केप्ट आउट और उनके हजारों तादादों में लोग जेल में हैं, और उनके शेख हसीना के अनाउंसमेंट के बाद कहते हैं, मुझे तो किसी ने कहा है कि 100,000 अवामी लीगर्स अरेस्ट हो गए हैं और जेल में डाले गए। नो एफआईआर, नो बेल, नो रीजन, नथिंग। और कुछ लोग, उनके मंत्री, सीनियर मंत्री जो है, जो 18 महीने 2 साल से जेल में है, कईयों की मौत भी हो गई जेल में। और इसी से पता चला है कि कितनी अवामी लीग की पॉपुलैरिटी दोबारा बुलंद है, क्योंकि इनके 2 बड़े-बड़े सीनियर लीडर्स हैं जिनकी डेथ हो गई थी अवामी लीग की। एक तो तोफाइल अहमद हैं, और सरकार बांग्लादेश की इतनी डरी हुई थी कि इन्होंने उनका जनाजा ढाका में अलाउ ही नहीं किया। कहते नहीं, आप भोला, उनका जो नेटिव टाउन है वहां ले जाइए, वहां करिए। लाखों के तादाद में लोग आए, पुलिस कुछ नहीं कर सकती थी। और बिल्कुल हैरानी हो रही थी सरकार की तरफ से, ये कैसे, कहां से आए ये लोग। दूसरा, उनका एक और लीडर है इंजीनियर मुशर्रफ हुसैन, जिनकी डेथ वो चित्तौड़गांव के थे, और वहां भी यही हुआ।
हालांकि एक बहुत बड़ा शहर है, वहाँ रेगुलेशंस हैं, पुलिस है, लेकिन कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कर सके। इतने लाखों में लोग आए जनाजा में उनकी अफसोस करने कि बिल्कुल ये सरकार को पता चल गया कि पॉपुलैरिटी इनकी इतनी बुलंद है कि ये बहुत उनके लिए, सरकार के लिए एक डेंजरस स्थिति गिनी जाती है। तो इसलिए ये सब चीजें देखते हुए, और सब वो देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, तो अगर एक रिकन्सिलिएशन का माहौल बन जाए, कई लोगों ने रिकन्सिलिएशन की बात की है, बाहर विदेशों ने, विशेषज्ञ लोगों ने की है, तो मेरा ख्याल ये एक पूरा इंटरनेशनल हमारी तरफ से और पूरे इंटरनेशनल की समूह की तरफ से एक कॉल होनी चाहिए कि रिकन्सिलिएशन हो जाए, लेट हर गो बैक, जो भी आप करना चाहते हैं कार्रवाई करिए, अवामी लीग को आप रिस्टोर करिए, जो भी हैं, जो जैसे भी हैं, जिनको लोग चाहेंगे वो आ जाएंगे। Ma'am, being a Prime Minister, Tariq Rahman government should realistically guarantee her safety and a fair process. Yes, absolutely. The Prime Minister of Bangladesh, it is his responsibility. And he has given assurances that yes, he will revive the Awami League, he will bring back the Awami League. He is in favor of democracy, and his wife and daughter are also in favor of democracy. And he has another very senior lady leader who has, who has been expelled from Bangladesh and now wants to come back. So I think that Tariq Rahman has full responsibility to accept this and to say that yes, we will allow her to come back. We will have reconciliation. That will be his greatness, because nobody is casting it. He is there for 5 years. He's been elected. Everything is there. That's all right, and I think he should be allowed to be there for 5 years. But as much as they may say, whatever the people, the Mohammad Yunus regime and Jamaat-e-Islami was saying for the last 18 months when they were in power, there's a lot of huge, I would say, unconstitutional, undemocratic events, criminal events that have taken place. For example, saying that 1,400 people have died. They called Volkert, they wrote a report. All that has been challenged. Even names have been challenged. That whole list of 1,400 has been closely scrutinized and challenged. And they proved that those people have not died. This is a fake report. That is the accusation being given by many people who have challenged that list of 1,400. Then, they have not even taken on board the fact that hundreds, 4, 5, maybe thousands of policemen were shot dead. And not only they were shot dead by the so-called students who were not even students, they were all Jamaat-e-Islami people. Not only they were shot dead, but each and every police station in Bangladesh was looted and weapons were taken away, and they are now being used against the people. Now, those thousands of policemen, what about their families? What about they've been left without any avenue of income? They've not even recognized that their husbands, their loved ones died, like this. They have become non-entities. So, this cannot exist. This cannot continue. The society cannot continue like that, It is a very dangerous, volatile, inflammable situation. And so I think all these aspects need to be looked at very seriously, because I think the people of Bangladesh have realized all this. It is their realization. It's not me who's saying it. It is they who have collected all the information. They who are talking about the policemen who died. And not only that, the NCP's leaders and some Jamaat-e-Islami leaders, they actually boasted that yes, we killed policemen. If we had not killed them, we could not have come to power. I mean, this is all on video. It's all a video recorded thing. So obviously there has been a huge kind of a illegal conspiracy, illegal action, and it is high time that democracy is restored. For India, we only want stability, democracy, and prosperity in Bangladesh. बस जो भी वो चाहें मैम, एज यू सेड कि शेख हसीना जी की वहाँ बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है अभी भी, और अवामी लीग भी रिवाइव कर चुकी है. क्या तारिक रहमान अवामी लीग और शेख हसीना से डरते हैं अभी भी? I think that Tariq Rahman himself is in favor of a democratic setup, and he has given assurances on that count. Maybe it is a pressure from Jamaat-e-Islami, because the Awami League was banned by the pressure of Jamaat-e-Islami. Mohammad Yunus was forced to take that action by Jamaat-e-Islami. And today, Jamaat-e-Islami is the one who is resisting it. They are not allowing
Tariq Rahman to do that. They're telling him, they're frightening him that if you do it, she will come and you will lose your. They know that they will lose their power. Jamaat-e-Islami will, but they are telling जी Tariq Rahman that, so it's a very dangerous situation. Jamaat-e-Islami is in opposition, but they're putting pressure on the Prime Minister. And in the BNP, there's also a group of people who are pro Jamaat-e-Islami. They had an old coalition government of 2001, 2006. So there are people there who are soft on Jamaat-e-Islami. But I think that in the interest of Bangladesh as a whole, in the interest of democracy, we would like all the parties to remain. BNP should be there, Jamaat-e-Islami should be there, Awami League should be there, all the smaller parties, which have now almost been wiped out of existence, even they should be there. People like Qadir Siddiqui, his party, all those people. Instead, the present regime is arresting more and more people. Just 2 days ago, Qadir Siddiqui's elder brother has been arrested. Just like that. No reason, no arrest warrant. Even the requirement of an arrest warrant to arrest anybody has been removed from Bangladesh law. So it's a very, very difficult situation. It's not going to last because it's very volatile. कभी भी वहां पे कुछ भी हो सकता है. Ma'am, today Bangladesh, who controls it? The elected government, the military, the residual UNUS influence, or the Islamist forces or jihadis? Well, it's a good question because it's very difficult to pinpoint. There are multiple focus of power. So let me say that yes, Tariq Rahman is the elected prime minister, and he has to some extent shown that he wants democracy. Now, to give you one example, for example, the people under Jamaat-e-Islami pressure and Muhammad Yunus together, they had made this July Charter. July National Charter, how they will reform the whole constitution and they will change it. They want to forget about 1971 Liberation War. This is our real Liberation War. This fake planned military coup against Sheikh Hasina, they're calling it a Liberation War. Anyway, so ये सब हुआ, उन्होंने जुलाई नेशनल चार्टर बना दिया. लेकिन जब इलेक्शन हुई, and somehow somebody, we don't know yet who it was, brought around, here we are going to take everybody elected as a member of parliament, we'll take 2 oaths. One oath is as member of parliament, and one oath is as member of this July National Charter Constitutional Council or something like that. We're going to reform. So Tariq Rahman actually put his foot down and said these 2 oaths are antithetical to each other. One is saying, I'm elected member of parliament, I'm going to protect the constitution. And the other one, you're saying that we're going to change the constitution. Because we got a July National Charter, uske mutabik hum constitution ko change karenge. So he actually refused to take the second oath. And all the Awami League, all the BNP members of parliament did not take the second oath, and all his alliance partners. But the Jamaat-e-Islami, the opposition, the Jamaat-e-Islami, about 78 of them and some of their supporters, they took the oath. Actually, taking the oath the second oath is an unconstitutional act, and Prime Minister Tariq Rahman said that. But to carry that to the logical conclusion, if it's unconstitutional, then those people should no longer be members of parliament. So I can understand there must be huge pressure on him not to take the second step. So I think that this is the problem, that while I think that Tariq Rahman does recognize the importance of having democracy, and he knows the people of Bangladesh want democracy, and that's why they have elected him as prime minister. He knows all that. The people of Bangladesh want an open democratic system. They have elected him prime minister to do that. They didn't vote for Jamaat-e-Islami, although Jamaat-e-Islami thought that they are going to be elected the next day and they are going to become the prime minister. So I think that he has his instincts right, but he has been totally unable to do anything in the last 6 months. मैम, मैंने जब पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का इंटरव्यू लिया था तो उसमें एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि क्या उनके बेटे या बेटी पावर में आएंगे या पार्टी को संभालेंगे, तो उन्होंने कहा था कि कार्यकर्ता जमीन से उठता है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जो एलिजिबल होगा, इस तरह से उन्होंने कहा कि जो एलिजिबल होगा वो आगे आएगा, सब चीज़ें एक तरीके से उन्होंने नकार दिया था इसको. अब शेख हसीना जी की उम्र हो रही है तो जाहिर सी बात है उनके बेटे साजिद वाजिद जॉय जो हैं, आपको क्या लगता है मैम कितने चांसेस हैं कि वो पार्टी को संभालेंगे आगे? आपकी बात सही है कि उनकी उम्र काफी है, और लेकिन एक तरफ से उम्र काफी है, दूसरी तरफ से शी इज द recognized symbol of Awami League because she was as you know, when they killed her father in 1975, she was abroad with her sister, and they're the only 2 members of the family left. And then when she returned she was living in India for 6 years, and then she returned to Dhaka in 1981 and took
leadership of the party, and since then she's been there since 1981. तो आप देखिए कितने साल हो गए हैं, 40 से ऊपर साल हो गए हैं, 45 साल हो गए हैं. So she is the face of the party, but she also realizes that you need to bring up the party from the grassroots. For example, the last 2 years when she and her children have been outside the country, then the 100,000 millions of Awami League party workers, they're still in Bangladesh. They're still there, they're working there, they're fighting on their own. Of course, she talks to them on the telephone. I believe she is very actively engaged with them. But basically, they are doing all the work. So, उनका कहना सही है कि निर्णय जो है वो अवामी लीग के कार्यकर्ता लेंगे. जरूर जो निर्णय होगा वो उसमें जो शेख हसीना की और जो शेख मुजीब और उनकी बेटी शेख हसीना और अन्य जो उनके परिवार के लोग हैं, उनका जो रोल है, उन्होंने किया है, that will be taken into account definitely. But I will say that in the end, Awami League will also have to be a democratic party, and whatever the people want, whatever the workers want, they will have to go by that. And as I said, I think as I understand from the people in Bangladesh, Sheikh Hasina is very actively in touch with many people. She knew all of them earlier, and she's been in touch with them, so they also respect her for that. So obviously it is a two-way. They respect her, and she is very much appreciative of their support and of the work that they are doing. So अपने आप में निर्णय करेंगे, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है. जरूर जैसे वो है, उनके बेटा जॉय हैं, बेटी पुतुल हैं, अगर उनकी दिलचस्पी है पॉलिटिक्स में, और अगर वो बांग्लादेश आके लीडरशिप करना चाहते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन अगर वो नहीं करना चाहते तो ये भी एक अलग बात है. सो दिस इज समथिंग दैट विल बी वर्कड बाय देम. आई डोंट थिंक वी शुड वरी अबाउट इट टू मच. मैम, सबसे इम्पोर्टेंट एक सवाल है कि जब यूनुस की रिजीम थी पूरी, तो उस समय बहुत ज़्यादा इंडिया के साथ उनके रिलेशंस ख़राब हुए. उन्होंने पाकिस्तान से आईएसआई के हेड बुलाए, मैप्स को चेंज करने की कोशिश करी. वो जो एक बहुत बड़ा समय था जिसमें सारा रिलेशंस ख़राब हुए. लेकिन और अभी भी तारिक रहमान जो मतलब इग्नोर कर रहे हैं एक तरीके से भारत को, तो वो नॉर्मलाइजेशन कैसे हो पाएगा? इतना डिले होता जा रहा है नॉर्मलाइजेशन में. देखिए, हमारे तरफ से, भारत की तरफ से, वी हैव शोन अ लॉट ऑफ स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट. हमने बहुत पेशेंस दिखाई है, बहुत हमने और सकारात्मक तरह से देखा है, पॉजिटिव से देखा है. इवन ऑन 5th of July 2024 when Sheikh Hasina left Bangladesh, तब भी हमने कहा कि और 8 अगस्त को मोहम्मद यूनुस ने अपनी सरकार संभाली थी, अपना पद संभाला था, तो तब भी हमने कहा था that we congratulate you and we would be happy to continue the good relations between India and Bangladesh that we have built up over all these years, and from our side we are ready to do what is necessary, so please let us know. उन्होंने तब भी पहले मैसेज भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा था कि माइनॉरिटीज के बारे में कहा था, क्योंकि पिछले 2 सालों से जो माइनॉरिटीज पे हुआ है, बिल्कुल क्रूअल बेस्टियल जो हुआ है, वो 18 महीनों में बंद नहीं हुआ है, वो अभी तक लगातार है. अब आज जो 2026 के पहले 6 महीने, उनमें भी जो रिपोर्ट आई है हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन ऐक्य परिषद की, वो काफी डिप्रेसिंग है, बिल्कुल सैड है, बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है. और पूरी दुनिया को इसका देखना चाहिए कि ये क्या हो रहा है बांग्लादेश में, कैसे वो माइनॉरिटीज के पीछे पड़े हुए हैं, बिल्कुल, और बंद नहीं हुआ है. अब जरूर अखबारों को पूरा बिल्कुल इनकार है कि वो बिल्कुल इसके बारे में लिख नहीं सकते, प्रेस तो वहाँ पे बिल्कुल फ्री नहीं है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस जब से आए हैं उन्होंने सारे एडिटर्स को चेंज करके सबको बता दिया ये डेडलाइन इसके बारे में. अब तो कहते हैं कि शेख हसीना का नाम भी प्रिंट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है. अगर आप लिखें कि फैसिस्ट हैं, डिक्टेटर हैं, ये वो, तब आप लिख सकते हैं, और अगर आप कोई भी पॉजिटिव तरीके में लिखना चाहे तो आपको बिल्कुल पाबंदी है उस पर. तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये जो हमारी तरफ से पूरा रिस्ट्रेन था, लेकिन हमने देखा कि, और हमारी तरफ से तैयारी थी कि हम ये गुड रिलेशंस कंटिन्यू करें, जो भी प्रोजेक्ट्स है वो कंटिन्यू. लेकिन बांग्लादेश की तरफ से कोई भी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया, और कोई इंटरेस्ट ही नहीं था कि वो वहाँ भारत आए या मिलें. वो चीन गए थे, जरूर गए थे, लेकिन भारत नहीं आए, और बिल्कुल मतलब कुछ कहा भी नहीं क्या माना चाहते हैं. और हमने ये भी कहा कि जो होती है ना डिस्कशन वाटर रिसोर्सेज को लेके, देखिए जॉइंट रिवर्स कमीशन है, मीटिंग है, वो मीटिंग्स ही कर दीजिए. एक जॉइंट इकोनॉमिक कमीशन है, ये है वो है ना, कुछ भी नहीं.
तो बिल्कुल जो है कुछ हुआ ही नहीं है। और तारिक रहमान के साथ भी हमारी सरकार ने बिल्कुल यही कहा है कि हम तैयार हैं, आपको जो भी नेगोशिएशंस करनी है आप करना, आप आइए करिए, हम बताएंगे हमारा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। लेकिन उनकी तरफ से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है। और हमने देखा है कि मोहम्मद यूनुस की टाइम में तो सारा जो ढांचा बना हुआ था ऑफ ट्रेड, कनेक्टिविटी, कोऑपरेशन, प्रोजेक्ट्स, स्टूडेंट स्कॉलरशिप्स बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया, वो सब उन्होंने पूरी कोशिश की वो बंद हो जाए। ट्रेड तो बंद कर ही दिया था, उससे बांग्लादेश इकोनॉमी पे इतना बुरा असर पड़ा, और उनके जो है फैक्ट्रीज बंद हो गई, उनकी एक्सपोर्ट कम हो गई, बहुत कम हो गई, उनका ग्रोथ कम हो गया, आधा से ज्यादा कम हो गया। सो ये सब उनको अपने आप को हानि करने के दृश्य से भी उन्होंने कुछ ख्याल नहीं, ध्यान नहीं दिया, और ये लगातार यही चला आ रहा है। और अभी तक कोई ऐसे मैंने देखा नहीं। आपने देखा है तारिक रहमान आए हैं, वो चीन गए हैं, मलेशिया गए हैं, और उनके विदेश मंत्री खलील रहमान एक बार जरूर भारत आए थे मॉरिशस के रात में, उन्होंने ऐलान कर दिया मैं एक स्टॉप ओवर कर रहा हूँ। अगर आप ऐसे ऐलान, स्टॉप ओवर मतलब बहुत ही नेगेटिव, जैसे ऐसे बाय द वे चीज है वो कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली ये तो कोई सीरियसनेस की नहीं दिखाता है, नहीं दर्शाता है कि उनकी कोई किसी तरह की सीरियसनेस है कि वो बांग्लादेश और भारत के बीच अच्छे रिश्ते बने। उसके अतिरिक्त वो जाके चीन में मोहम्मद यूनुस से कुछ कह दिया कि आइए आइए, नॉर्थ ईस्ट तो हमारे कब्जे में ही है। फिर वो एक मैप पब्लिश करते हैं ग्रेटर बांग्लादेश का, और फिर जब नई सरकार वेस्ट बंगाल में आती है, जब चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी बनते हैं, तो उनको कंग्रेचुलेशन तक नहीं दी उन्होंने, हालांकि नेबरिंग स्टेट्स हैं, और बंगाली के नाते उनके कितने गहरे रिश्ते हैं, मतलब हमेशा से गहरे। तो इसलिए ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट और सैड डेवलपमेंट है कि बांग्लादेश की तरफ से वो बिल्कुल कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन भारत अपनी तरफ से बहुत पेशेंट है। हम नोटिस तो कर ही रहे हैं, देख रहे हैं, ऑब्जॉर्व कर रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है वहां पे, और आगे देखते हैं क्या होता है। मैम, 5 अगस्त 2024 के बाद से क्या ये बात सही है कि मतलब कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट हैज बिकम द मेन स्ट्रीम वोट विनिंग पॉलिटिक्स इन बांग्लादेश? देखिए, जो 2024 में हुआ, जो वहाँ पे जमात इस्लामी इंस्पायर्ड पूरा जो एक्सटर्नल अफेयर, एक्सटर्नल कंट्रीज के सपोर्ट से हुआ, उसी वक्त उन्होंने उसको डेवलप करते 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 जो उनका मेटिकुलस डिजाइन था, उस मेटिकुलस डिजाइन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये था कि एंटी इंडियनिज्म जनरेट की जाए। और उन्होंने एंटी इंडियनिज्म इस लिहाजे से जनरेट की कि देखिए, जो भी शेख हसीना ने गलत किया है वो भारत की वजह से किया है, और ये पूरे भारत सरकार के साथ थी, और इन भारत सरकार ने सब इनसे कराया। हालांकि आई थिंक शेख हसीना इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट, शी इज अ वेरी इंडिपेंडेंट नेशनलिस्ट माइंडेड लीडर। वो कभी नहीं ऐसे हैं कि किसी की और की बात सुन के सबको, ये बिल्कुल गलत है, और ये उन्होंने कहा। तो एक समय से पूरे शुरुआत में शायद लोगों ने ये स्वीकार भी किया होगा कि हाँ वाकई ऐसे हो सकता है। लेकिन मैंने ये देखा कि 18 महीनों के दौरान, जब तक इलेक्शन फरवरी 2026 में आए, ये जो एंटी इंडियनिज्म बहुत हद तक उड़ गई थी, गायब हो गई थी। इट डिड नॉट एग्जिस्ट, इट वाज रिवर्स्ड, बिकॉज पीपल रियलाइज्ड that it is the Yunus Sarkar who is destroying the relationship with India. Yunus is changing the rules and not allowing free trade between India and Bangladesh. And so they realized that this is not, India is not the problem. Mohammed Yunus and Jamaat-e-Islami is the problem. And in fact, I would say that they, in fact, everybody in Bangladesh is आगे भालो छिलो, it was better earlier. और अब जो आवाज है that it was better earlier, वो और भी सुदृढ़ हो गई है। ये 6 महीने इलेक्शन के बाद जो हुए हैं, वो इवन योर रिक्शा वाला कह रहा है, वो व्हाट्सएप पे वो सब आ रहे हैं, क्योंकि वो कह रहा है कि देखो, ये इसलिए कह रहा है वो कि देखिए 2000 अगस्त 2024 लेके सिर्फ एक चीज हुई है, एक्सटॉर्शनिज्म। जो आम आदमी ने देखा है उनके लिए एक्सटॉर्शनिज्म, रिक्शा वाला है उसको एक्सटॉर्शन, मुझे पुलिस मांग रही है, या बीएनपी वाले मांग रहे हैं। पुलिस तो खैर है ही नहीं, वो तो खत्म हो गई है बेचारी, दे हैव नेवर रियली कम बैक after the killings of the policemen in 2024, but the BNP leaders and any local leader, कोई business करना चाहता है उसके लिए extortion। तो ये देखते 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 हर एक बंदा, स्टूडेंट हो या सेल्फ एम्प्लॉयड रिक्शा वाला हो या कोई भी हो या बिजनेसमैन हो, they are very unhappy. The situation is much worse today for the people of Bangladesh than it was in August 2024.
It was never so bad. In August 2024, you created some kind of a fake students uprising, thinking of some, these quota reservations and so on. Quota which Sheikh Hasina had herself abolished in 2018. उन्होंने abolish कर दिया था. उसी को लेके दोबारा revive करके people have now realized it. They have realized it. So you cannot say that the anti-Indianism is certainly not there as it was in August, and there is the continuing effort of Jamaat-e-Islami to whip it up. But I think that is not working at all, because India has continued the scholarships and others that we were giving to the Bangladesh students. They're coming here, they're seeing, वो देख रहे हैं कि इंडिया में कोई ऐसा है, आप देख रहे हैं कि कोई एंटी बांग्लादेश हो रहा है और कि हम बांग्लादेश को कोई दबाव डाल रहे हैं, कुछ है ही नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है. हम तो अच्छे रिश्ते चाहते हैं बांग्लादेश के साथ. सो व्हेन दे कम एंड सी, व्हेन दे सी आवर पेपर्स कि ऐसी कोई चीज नहीं है, ओनली वन थिंग आई कैन से दैट व्हेन everybody in India was furious when there was an attack on minorities and continuously, and the Bangladesh papers were writing were not allowed to write about it, and Indian papers were writing about it. And that time Mohammed Yunus would say fake news, fake news, fake news. India has become the home of fake news. So he tried that propaganda also. But अब लोग realize कर गए हैं कि Indian media is very sober, very real, and हमारी media इतनी diverse है कि अगर आप कहेंगे कि एक फेक न्यूज कर रहा है तो 1000 और दिखाई देंगे जो वो फेक न्यूज नहीं पब्लिश कर रहा है, तो इसमें कोई हो ही नहीं सकता. सो इसलिए आई थिंक दे हैव रियलाइज्ड, बट स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ नीड टू strengthen the people to people relationship, because that has taken a back seat. अब visas बंद थे इतने, अब शुरू हो गए दोबारा. So I hope that goodwill between the people of our Prime Minister has said that we see the relationship with Bangladesh as a people to people relationship. मैम सेम क्वेश्चन इन अ डिफरेंट वे. 5 अगस्त 2024 के बाद से पाकिस्तान और आईएसआई पॉलिटिकली और इंटेलिजेंस के रूप में कितनी मजबूत हुई है बांग्लादेश में? बहुत मजबूत हो रहे हैं. बल्कि मेरा तो ये कहना है कि हमें इसके बारे में नॉट ओनली वी शुड बी वरीड अबाउट इट, वी शुड बी सीरियसली टेकिंग एक्शन टू काउंटर इट, because I think that this is the real security threat for India. This is a very serious security threat for India, and we have to see that Pakistan is trying to restore the pre-1971 situation. They're trying to make a kind of a confederation between Pakistan and Bangladesh. मैंने आपको बताया ही कि वो Pakistan army is trying to embed itself. They are now inviting Bangladesh students to go and study in Pakistan. And Pakistan and Turkey are working together. Turkey wants to build a drone factory. बल्कि मुझे याद है कि 2024 में ही जब कोई टर्की से डेलीगेशन आया था, बांग्लादेश कॉमर्स मिनिस्टर या ऐसे कोई था, और वो मोहम्मद यूनुस से मिले थे, उन्होंने ये बयान किया था कि मैं आपको सब कुछ देने को तैयार हूं जो आज तक भारत आपको दे रहा था. तो he made an open promise that I want to replace India's exports to Bangladesh with what comes from Turkey. So, it's very easy to say that, but in practice, when you try, food, onions, rice, and inputs for your ready-made garment industry, inputs for your pharmaceutical industry, ये सब कहीं और से आएगा तो डबल दुगने दाम पे आएगा, वक्त आपका ज्यादा हो जाएगा, आपके जो भी टाइमलाइंस हैं, जो भी आपके एक्सपोर्ट कमिटमेंट है वो पूरे कर नहीं पाएंगे. एवरीबॉडी रियलाइज्ड इट, बट स्टिल द एफर्ट इज वेरी मच देयर. और चीन का भी देखिए, तारिक रहमान वेन दे तो मोंगला पोर्ट का प्रॉमिस कर दिया, और तीसरा ये चीजें जो है जो हमने शेख हसीना को कही थी जब हमारी सरकार ने कहा था कि ये हमारे लिए सिक्योरिटी रेड लाइन है, और ये आप चीन के आर्मी इंजीनियर्स वगैरह को यहाँ पे नहीं बुला, हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे. और शेख हसीना ने साफ कह दिया था कि ठीक है, मैं आपकी सिक्योरिटी रेड लाइन मानती हूँ, और ये 2 प्रोजेक्ट्स भारत को जाएंगे. अब तारिक रहमान इज कमिंग एंड ट्राइंग टू रिवर्स दैट. So obviously these are very real security threats, and we have to take a position on these. I'm sure our government is thinking about it very seriously. Ma'am, why Bangladesh is so curious about revival of SAARC? देखिए, सार्क का रिवाइवल तो भारत भी खुद कहते हैं, और हमने हमेशा कहा है कि सार्क हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और बल्कि हमने बिम्स्टेक भी शुरू की है, क्योंकि एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी होनी चाहिए, और अगर सार्क नहीं चली तो चलो बिम्स्टेक चले, वो है. फिर हमने सार्क के की तहत में हमने BBIN का भी शुरू किया है, सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, वो भी हमने शुरू. तो हमारी जो विलिंगनेस है, हमारी जो डिटर्मिनेशन है फॉर रीजनल एंड सब रीजनल कोऑपरेशन, ये तो बिल्कुल कायम है.
और पूरी दुनिया देख रहा है, बल्कि नॉट ओनली ऑर्गेनाइजेशन बट एक्चुअल प्रैक्टिस भी है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फ्रॉम नेपाल टू बांग्लादेश थ्रू इंडियन टेरिटरी, ये सब चीजें हो रही हैं। तो इसमें ये कहना कि भारत सार्क के खिलाफ है, ये गलत है। हम टेररिज्म के खिलाफ है, और हमने ये कहा है कि टॉक्स एंड टेररिज्म डोंट गो टुगेदर। और जब तक पाकिस्तान टेररिज्म पे कायम है और सपोर्टिंग स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म वहां पे चल रहा है इतने जोरों शोरों से, अभी तक रोज कुछ ना कुछ हम देखते हैं टेररिस्ट एक्ट्स कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान। तो हमने कहा है कि जब तक ये है, हम सार्क की मीटिंग करने में कुछ फायदा ही नहीं है, क्योंकि आप एक लेवल पे टेररिज्म कर रहे हैं, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है, और दूसरे लेवल पे कह रहे हैं सार्क में आके बात कीजिए कि हाँ जी हम बड़े मित्र हैं, हम जी। ट्रेड करेंगे। तो ये सब चीजें होती नहीं है ना, तो इसलिए हमने बिल्कुल सही तरीके में समझाया है और हम तैयार हैं। तो ये जब जब पाकिस्तान ये निर्णय ले ले कि वो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म नहीं करेगा, और सारे उनके जो बेस्ड हैं टेररिज्म ग्रुप जो पाकिस्तान में बेस्ड है, और काफी हमने उनके अड्डे भी उड़ाए हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत, तो अगर वो खत्म हो जाए एक बार, तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। हम टॉक्स के लिए तैयार हैं। हम इंडस वाटर ट्रीटी पे टॉक्स हो सकती है, और बायलैटरल टॉक्स होते हैं, सार्क रिवाइवल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो है टेररिज्म का मुद्दा जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे भारत के लिए, क्योंकि हमारे लोग सफर करते हैं, ऑर्डिनरी पीपल गेट इंजर्ड एंड डाई एंड देयर फैमिलीज आर डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ टेररिज्म। तो इसलिए ये जो है टेररिज्म के पर हमारी पोजीशन बड़ी फर्म है। Thank you so much, ma'am.